हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। तो भाई अभी देखो, आज हमारी क्लास हो रही है आफ्टर लॉन्ग टाइम। आई थिंक 3 दिन तो हो गए। हाँ, तो उससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल पढ़ा चुकी हूँ। इवन रदरफोर्ड के जो ड्रॉबैक्स है वो भी आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ठीक है, तो चलो अभी बच्चे, मैंने ना आपको एक चीज बताई थी। क्या चीज बताई थी कि भाई ना तो थॉमसन मॉडल सक्सेसफुल था और ना ही रदरफोर्ड मॉडल सक्सेसफुल था। तो अभी ना हमारे पास एक न्यू मॉडल आने वाला है जिसका नाम है बोहर्स मॉडल। जी हाँ, और बच्चे क्वेश्चंस भी इधर से काफी सारे आते हैं। आप देखना 2026 जनवरी में ना बहुत सारे सवाल यहाँ से आया, हर शिफ्ट में सवाल आया है ना। चलो, तो बच्चे देखो, ये बात तो इतनी ठीक है, लेकिन अब मैं बताती हूँ कि देखो बोहर जब बोहर मॉडल फ्रेम किया तो वहां तक पहुंचने के लिए उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत लगी। तो भाई सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जिस चीज की उसको रिक्वायरमेंट थी स्टूडेंट, दैट वाज टू थिंग्स। है ना, देखो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है, पहले एनसीईआरटी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाई एनसीईआरटी ने हमें बताया कि डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। देखो भाई, सबसे पहला तो पहला पॉइंट पढ़ो और पढ़ो दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या कहता है कि उसने ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का ड्यूअल कैरेक्टर पढ़ा था। ड्यूअल कैरेक्टर का स्टूडेंट्स मतलब होता है कि वो कि जो रेडिएशंस हैं वो वेव नेचर भी शो करती है एंड योर पार्टिकल नेचर भी शो करती है। मुझे पता है आपको कुछ समझ नहीं आया, डोंट वरी बच्चे, वेट करो, अभी आगे सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस देख लो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, फिर मैं किस लिए हूँ, मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए तो हूँ। चलो, तो आगे देखो, उसने सेकंड पॉइंट में बोला कि जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आए एटॉमिक स्पेक्ट्रा के रिस्पेक्ट में, भाई इन दोनों की नॉलेज उसने अचीव की एंड इन नॉलेज को अचीव करके उसने एक बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम बच्चे फ्रेम करके दिया। ठीक है, अब आप बिल्कुल परेशान मत हो कि क्या है, मैं दोनों चीजें आपको समझाती हूँ। तो भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उसने लिखा है स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जाना और बोहर मॉडल को दे दिया। तो चलो पहले समझते हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स या तो बोल लो आप क्या, इधर आगे चलते हैं, देखो या तो आप बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या स्टूडेंट्स आप अगर ये ना बोल के आप इसको एक और वर्ड से बोल सकते हो एंड दैट वाज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यानी दोनों ही चीजें बच्चे सेम है। अब मैं आपको बताती हूँ ये है क्या। देखो सबसे पहले जो मैंने आपको सेकंड वर्ड बताया, दैट वाज माय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मैम ये होता क्या है। पहले तो वेव्स बताओ, वेव्स क्या होती है। भाई देखो आप लोग अभी 11th में हो और ये चैप्टर 11th में है ना, तो आपको वेव्स का थोड़ा सा तो ज्ञान होगा। 9th 10th या 7th 8th में पढ़ा देते हैं, पता है क्या। जैसे वेव्स, यार देखो मैं ना एक काम करती हूँ, यहाँ पे मेरे पास एक चार्जर पड़ा है, लेट मी टेक आउट दिस चार्जर, आपको ना इसकी हेल्प से बताती हूँ। देखो भाई, जैसे ये चार्जर का मेरे पास क्या है, वायर, मैं ना ये वायर निकाल रही हूँ। तो आप देखोगे भाई, जैसे मैंने ये वायर वायर है ना, ये देखो, जब आप, क्या मैं बोल रही हूँ, आपने यहाँ से पकड़ा, आप ना उसको ऐसे करो, घुमाओ, मतलब थोड़ा फोर्स लगाओ। तो भाई फोर्स जब अपन लगाते हैं ना, देखो वेव्स जनरेट होती है इस डायरेक्शन में, ऐसे वेव्स बनती है ना। देखो मैं यहाँ पे ना बना नहीं पा रही हूँ, या तो इसकी शेप थोड़ी अजीब सी है, मतलब आप देखो ये इस तरीके की वेव्स जनरेट होती है ना, ये वेव्स बन रही है। क्या बन रही है, वेव्स। यार ऐसा ना, यहाँ पे कुछ और चीज भी मेरे आसपास है नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम भाई, आप ऐसे इमेजिन कर लो, ये देखो ये वेव्स है, ये क्या है, मेरी वेव्स है, क्या है, वेव्स है। तो भाई ये जो मेरी वेव्स है ना, इन वेव्स के अंदर, ये वेव्स स्टूडेंट्स दो तरीके की होती है। एक तो होती है क्या, ट्रांसवर्स वेव्स, और एक होती है क्या मेरा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बच्चे अब एक बात पहले बताओ कि मैम वो तो ठीक है, बट ये है क्या। देखो वेव्स ऐसी चीज है जिनकी हेल्प से एनर्जी ट्रांसफर होती है
बट वेव या मतलब या फिर जो उसके अंदर पार्टिकल है वो ट्रांसफर नहीं होता। जैसे भाई मैंने ये ली, है ना, मैंने क्या लिया, मैंने ये लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा आप ना इसको ऐसे ऐसे देखो वेव बनाओ, इमेजिन करो इस तरीके की वेव बन रही है, ये वाली ऐसे वेव बन रही है। तो भाई मैंने इधर से इसको पकड़ा, क्या इस चार्जर के इधर पॉइंट से जो जिन पार्टिकल से मिलके ही बना है, क्या ये पार्टिकल जब मैंने इसको ऐसा मोशन हिलाया तो क्या ये आगे कहीं ट्रेवल किया? नहीं किया, ये तो यहीं पे रहा ना। द पार्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर चीज इज ओनली हियर, वो नहीं हिला, है ना। हाँ, तो अब इतना ध्यान रखो कि मैम वेव के थ्रू जब आपने उसको घुमाया तो एनर्जी ट्रांसफर हुई, लेकिन जहां से आपने उसको होल्ड किया था उसका पार्टिकल वही रहा। यानी कि स्टूडेंट्स आप कहीं से भी होल्ड कर लीजिए, आप कहीं से भी इसको कैसे भी कर लो, इसका पार्टिकल यहीं रहेगा, इसका यहीं रहेगा, इसका यहीं रहेगा, इसका फिक्स रहेगा, बस हिलेगा तो ये खुद हिलेगा। और जो एनर्जी मैं अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर कर रही हूँ ऐसे कर करके, भाई वो सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कोई पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा। क्लियर है? तो मैम फिर वेव्स है क्या? तो बच्चे वेव्स सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर का सोर्स है, यानी कि मैम ये सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर कर सकती है, लेकिन यहाँ पे पार्टिकल का ट्रांसफर या मैम उसका मोशन पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये वेव्स एनर्जी ट्रांसफर करती है, लेकिन बच्चे पार्टिकल को ट्रांसफर नहीं करती, पार्टिकल अपनी जगह ही रहता है। बस एक चीज है कि पार्टिकल जो है ना स्टूडेंट्स, ये पार्टिकल ट्रांसफर तो नहीं करेगा। जैसे सपोज मेरी वेव चल रही है इस डायरेक्शन में, है ना, तो भाई पार्टिकल का क्या है, या तो ये अपनी जैसे ये उस ये पार्टिकल है, देखो मैं बनाती हूँ इस वाले कलर से, ब्लू वाले कलर से मैंने पार्टिकल बनाया, या तो बच्चा ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे, ऊपर जाएगा नीचे, यानी परपेंडिकुलर। वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है उसके परपेंडिकुलर मोशन इसका होता रहेगा, पार्टिकल का। किसका? पार्टिकल का। या फिर बच्चे एक चीज और समझो कि सपोज अब की बार वेव ऐसी चल रही है, लेकिन अभी जो पार्टिकल है ना भाई, पार्टिकल का मोशन ऐसे हो रहा है आगे पीछे, पार्टिकल का मोशन कैसे हो रहा है? आगे पीछे। यानी कि ना पार्टिकल का मोशन या तो ऊपर अपनी ही जगह पर है, बच्चे वो अपनी जगह नहीं बदल रहा, वो अपनी ही जगह पर है, बस ऊपर नीचे या अपनी ही जगह से आगे पीछे, लेकिन उसकी जगह तो फिक्स है। तो पार्टिकल कभी नहीं हिलता, प्लीज ध्यान से सुनो, पार्टिकल नहीं हिलता, सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर होती है वेव्स की हेल्प से। क्लियर है? चलो, तो अब बच्चे इसी की फॉर्म में अगर मैं आपको एक चीज बोलूं तो भाई जो आपकी वेव है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला ट्रांसवर्स, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब ट्रांसवर्स वेव बच्चे, इसमें जब मैंने बोला था ना कि पार्टिकल ऊपर नीचे, वो ट्रांसवर्स वेव का ही एग्जाम्पल है। और स्टूडेंट जहां पार्टिकल आगे पीछे, वो किसका एग्जाम्पल है? लॉन्गिट्यूडनल वेव का। बच्चा ट्रांसवर्स वेव का बेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो दैट इज योर वाटर वेव्स। भाई पता है, पानी, एक ना बॉल में पानी लेना, उसमें ना पत्थर फेंकना, तो आप देखोगे कि जैसे आपने बॉल में क्या फेंक दिया, देखो ये देखो पत्थर फेंक दिया, तो वेव्स ना इस तरीके से जाएंगी। तो भाई वेव्स एनर्जी ट्रांसफर हुई पत्थर से, मैंने अपनी एनर्जी उसको दे दी, पत्थर फेंकी तो एनर्जी पानी में चली गई, तो वेव्स बनी। लेकिन जो वेव्स का जो पार्टिकल है वो वहीं रहेगा, वो नहीं ट्रेवल करता है, बस टू एंड फ्रो मोशन, या तो ऊपर नीचे या आगे पीछे। और इस केस में तो मैंने आपको बोला कि ये ट्रांसवर्स वेव है, तो भाई इसका पार्टिकल तो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ही ट्रेवल करेगा। क्लियर है? क्लियर है। अब मैं आगे बताती हूँ, दैट इज स्टूडेंट्स योर लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे मैंने बोला आगे पीछे एग्जाम्पल है साउंड वेव। जी हाँ बच्चे, आपका इसका एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा साउंड वेव। बच्चे अब मैं आपको ना एक बात और यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए, अब जो आपकी ट्रांसवर्स वेव है, इसी का एक और आपका एग्जाम्पल है क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ईएम का क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, है ना। यही ईएम, इनको हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, इतना बड़ा ना लिखकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम ना वेव्स की प्रॉपर्टीज को समझने का कोशिश करते हैं। तो भाई वेव्स की जो प्रॉपर्टीज है दैट इज टू सिंपल। देखिए कोई वेव है, सपोज मैं दिखा रही हूं कि ये वेव है। भाई इस वेव में एक तो ये तो है क्रेस्ट, क्या बोलते हैं इतने पार्ट को, क्रेस्ट। और स्टूडेंट्स लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, ट्रफ। इसको क्या बोलते हो आप, ट्रफ। तो एक वेव क्रेस्ट और ट्रफ से मिलके बनी होती है। तो इस तरीके से देखो मल्टीपल वेव्स आप बना सकते हो, देखो काफी सारी वेव्स जनरेट कर सकते हो ना, यहां से कर सकते हो। तो भाई ध्यान से सुनना कि जब आप एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट का डिस्टेंस लोगे, क्या बोला, एक क्रेस्ट से दूसरी क्रेस्ट का डिस्टेंस लोगे, तो बच्चे ये दिखाता है आपको वेव लेंथ के बारे में। किसके बारे में, वेव लेंथ। और वेव लेंथ को दिखाते हैं लैम्डा से। तो मैंने क्या बोला, पहली प्रॉपर्टी क्या बताई वेव की, वेव लेंथ। तो भाई वेव लेंथ को मैंने बोला क्या, लैम्डा से। और इसकी यूनिट क्या है वेव लेंथ की, मीटर, है ना। तो भाई क्या है, द डिस्टेंस मैं लिख भी देती हूँ, व्हाट इज वेव लेंथ की डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ट्रफ और क्रस्ट इज योर वेवलेंथ। अब दूसरा बताती हूँ स्टूडेंट, दूसरा है मेरे पास क्या, फ्रीक्वेंसी। जी हाँ, फ्रीक्वेंसी। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, तो भाई फ्रीक्वेंसी को हम दिखाते हैं न्यू से, इसको बोलते हैं न्यू, एन यू, न्यू। न्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, इसकी यूनिट्स है हर्ट्स, जिसको एच जेड, व्हाट इज एच जेड, हर्ट्स। और इसको हम दिखाते हैं पर सेकेंड से भी, ये इसकी दो यूनिट है। अब फ्रीक्वेंसी होता क्या है, तो भाई सपोज मैंने एक पॉइंट बोल दिया, सपोज मैंने बोल दिया, मैंने कहा देखो ये जो रबर बैंड है भाई, इस रबर बैंड को एक पॉइंट मान लो, एक बड़ा सा पॉइंट है। मैंने कहा इस पॉइंट से जितनी भी एक सेकंड के अंदर इस पॉइंट के अराउंड, मतलब इस पॉइंट पर कितनी वेव्स पास हो रही है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी, है ना। चलो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। भाई सपोज मैंने बोल दिया ये है मेरा क्या, वो पॉइंट। अब इस पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास हो रही हैं, सिर्फ इस पॉइंट पर बताना है, इस पॉइंट के पे। तो आप देखोगे मैम एक और दो, तो मैम यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आ गई वो दो वेव्स यहाँ पे पास हो रही हैं एक सेकंड में उस पर्टिकुलर पॉइंट से। क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई आगे आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा अभी प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हुई, ठीक है। तो भाई अब मैं आपको बताती हूँ एक और इंटरेस्टिंग बात, दैट इज तीसरा पार्ट, दैट इज योर स्टूडेंट्स क्या, वेवलेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। जी हाँ, तो बच्चे वेव नंबर क्या होती है कि पर यूनिट लेंथ कितनी वेवलेंथ पास हो रही है। क्या बोला मैंने वेव नंबर के बारे में कि पर यूनिट लेंथ, क्या है ये पर यूनिट लेंथ, यूनिट का मतलब होता है वन। अब लेंथ आप सेंटीमीटर ले लो, मीटर ले लो, कुछ भी ले लो, चाहे एक मीटर ले लो, चाहे एक सेंटीमीटर ले लो, कि सपोज एक मीटर ले लो, एक मीटर में कितनी वेवलेंथ्स पास हो रही है, हाउ मेनी वेवलेंथ्स आर पास्ड, बच्चे दैट इज योर वेव नंबर। और वेव नंबर को जो हम दिखाते हैं दैट इज थ्रू न्यू, बनाओ और न्यू के ऊपर लगा दो क्या, बार। और जो वेव नंबर है बच्चे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लैम्डा के। या ऐसे लिखो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। वेव नंबर किसके बराबर होता है बच्चे, 1 अपॉन लैम्डा के। समझ में आया, चलो अब एक और चीज है जो ध्यान देने वाली है, टाइम पीरियड। भाई टाइम पीरियड क्या होता है कि एक यूनिट टाइम में कितनी वेव पास हुई, दैट इज योर टाइम पीरियड। स्टूडेंट इसको हम दिखाते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। चलो तो मैंने आपको आई थिंक सारी चीजें बता दी है, अभी आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स कम टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कि मैम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या बला है, वेव्स तो पढ़ा दिया, अब ये क्या नई सी बला आ गई। तो चलो मैं ना आपको इसको समझाती हूँ। तो बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो दिस इज योर, इस वेव के अंदर भाई एक तो मैंने बोला कि ये ट्रांसवर्स वेव है, ये तो आपको समझ में आ गया।
भाई देखो, वेव्स ना, कुछ वेव्स विदाउट मीडियम ट्रेवल करती है और कुछ वेव्स मीडियम के अंदर ट्रेवल करती है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, एक बार ना मैं घूमने गई थी, आई वॉज इन लाइक थर्ड और फोर्थ क्लास, तो तब ना मैं पहली बार ही ना वो चैप्टर आता है ना लाइट वगैरह, वो जो लाइट साउंड वेव्स, ये सब चैप्टर मैंने पहली बार पढ़ा। मेरी मैम ने समझाया था कि भाई कुछ वेव्स ऐसी होती हैं जो कि जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है और कुछ नहीं होती। तो तब तो मुझे पल्ले नहीं पड़ा मैम ने क्या बोला। फिर भाई फिर हमारी ना समर वेकेशन पड़ गई, तो मैं चली गई घूमने सहस्त्रधारा, मसूरी के पास है, आप बहुत लोग गए होंगे, मुझे बताना यार कौन कौन गया था सहस्त्रधारा, है ना। और जब हम वहां पे गए तो भाई मैं, पता है वहां पे ना बहुत ऊंचा ऊंचा पानी था, मैं बहुत छोटी थी हाइट में, भाई मैं ना डूब गई, और मैं डूब गई, और देन आई एक्सपीरियंस फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैं वहां डूबी और मैं ना चिल्ला रही हूँ, सामने मेरी मम्मा खड़ी है, मैं उनको बोल रही हूँ मम्मा बचाओ बचाओ, भाई मेरी आवाज ही नहीं जा रही, हाँ मतलब मेरी आवाज ही नहीं जा रही। तब मैंने फील किया दैट कि यार वो हमारी मैम थी, शी एक्सप्लेन्ड कि भाई साउंड वेव्स रिक्वायर अ मीडियम टू ट्रेवल। जी हाँ बच्चे, साउंड वेव, भाई मैं चिल्ला रही हूँ, आवाज लगा रही हूँ बचाओ बचाओ, और सामने अंकल भी खड़े हैं और मैं चिल्लाई जा रही हूँ, वहां तक भी आवाज नहीं जा रही है। मतलब यहाँ से उस दिन मैंने सीखा कि साउंड वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल, एंड उनका जो मीडियम है वो पानी नहीं, क्योंकि पानी में तो आवाज जानी चाहिए थी, लेकिन पानी नहीं है, कौन है, एयर। एयर, अभी देखो हवा में तो मैं बोल रही हूँ और आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना, तो हवा इज द मीडियम फॉर आवर साउंड वेव। लेकिन कुछ फिर बाद में मैम ने बताया यार कुछ मीडियम ऐसी है जो कि सॉरी कुछ वेव ऐसी है जिनको मीडियम ही नहीं चाहिए होता। फिर उन्होंने कुछ पता नहीं तब कुछ बोला होगा, फिर जब मैं 11th में आई तब पता चला उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। समझ में आई? हाँ, तो भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, तो ये वो वेव्स है जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल। बच्चे एक बात आपको और बताती हूँ कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या है, दैट इज 3 into 10 की पावर 8, है ना। तो बच्चे ये अगर आपको मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालनी है तो आप लगाओ c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगाओ। c क्या है, c है मेरी स्पीड ऑफ लाइट। जी स्टूडेंट, जो इनकी स्पीड होती है EM वेव्स की, वही स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है ना। तो मैम यहाँ पे ये क्या है, तो ये अब आप पहचान गए होंगे बच्चे, दिस इज योर व्हाट, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, न्यू इज योर फ्रीक्वेंसी, एंड स्टूडेंट लैम्डा इज योर वेवलेंथ, है ना। ये फॉर्मूला निकाल के आप न्यू या लैम्डा निकाल सकते हो। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगी आगे, ठीक है। चलो, अब बच्चे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और समझना कि इन वेव्स के अंदर, देखो ध्यान से सुनना, कंफ्यूज मत होना, फिलहाल मैं सिर्फ EM वेव्स बता रही हूँ, आप अपना ना दिमाग इधर उधर मत लेके जाना कि फिर साउंड वेव में भी ऐसी होगा, लाइट वेव में भी ऐसी होगा, फलाना वेव में भी ऐसी होगा, नहीं, अभी सिर्फ EM वेव की बात कर रहे हैं तो उतना सोचेंगे। तो भाई EM वेव में ना क्या होता है, इनके अंदर ना चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। क्या बोला स्टूडेंट्स मैंने, मैं ना लिख लिख के समझाती हूँ। भाई इनके अंदर ना चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और ये जो चार्ज पार्टिकल्स है, स्टूडेंट्स पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में भी कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, जब ये चार्ज पार्टिकल्स एक्सेलरेट हो जाते हैं तो भाई इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है तो ये ट्रांसमिट या ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, एंड स्टूडेंट्स इन्हीं वेव्स को मैंने क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आया? और आपकी एनसीईआरटी ने तो एक और चीज बताई है, क्या बोला कि ये जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना भाई, सपोज कि आपकी वेव जो चल रही है, बच्चे ध्यान से सुनना, आपकी वेव चल रही है इस डायरेक्शन में और मैं इसको क्या लिख रही हूँ, सी आई एम राइटिंग इट DPW। क्या है मैम ये, तो बच्चे D से डायरेक्शन ऑफ, P से प्रोपोगेशन ऑफ, W से वेव, यानी सपोज आपकी जो वेव है वो इस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, यानी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, तो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो ऐसे होगी। क्या आपको दिखा ये इलेक्ट्रिक फील्ड DPW के परपेंडिकुलर है?
जी हाँ। और जो आपके बच्चे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी देखो, वो भी डीपीडब्ल्यू और के परपेंडिकुलर है, और तो और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यानी कैन आई से फ्रॉम हियर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डीपीडब्ल्यू, मतलब ये तीनों ही आपस में परपेंडिकुलर है। ये लाइन एग्जैक्ट एनसीईआरटी में लिख के आप खोल के देखना एक बार, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने ना आपको सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझा दी। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो मैंने अभी आपको 4 पॉइंट कराया, 5वां पॉइंट कहता है कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना कोई ऐसा नहीं है कि एक ही वेव है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, नहीं, बहुत सारी वेव है जिनकी अलग अलग प्रकार की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी है, और इन्हीं को फिर मैंने सबको कलेक्ट किया और सबको क्या बोल दिया कि यही मेरी क्या है, ये सारी की सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की वेव को बोल दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब आपके मन में आ रहा होगा हमें तो ये बताओ कौन कौन सी और कितने कितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो बच्चे चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूरा का पूरा एनसीईआरटी की फिगर। भाई ध्यान से सुनना, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूं, है ना। तो सबसे पहले भाई चलो पहले मैं भी ना लिख देती हूँ, इधर मैं लिख रही हूँ रेडियो वेव्स, रश्मि। देखो चलो मैं ना आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ कि मैंने ट्रिक क्या बनाई हुई है याद करने की, है ना। रश्मिका मंदना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल, है ना। देखो ध्यान से बताऊं बच्चे, दिस इज योर, मैं ना लिख दूं रेडियो वेव्स, दिस इज योर माइक्रोवेव्स, दिस इज योर इंफ्रारेड इंफ्रारेड वेव्स, दिस इज योर विजिबल region or visible rays, and this is your UV ultraviolet rays, this is your X rays, this is your gamma rays। बच्चे ये मेरी ट्रिक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले ध्यान से सुनो भाई कि ये जो आपका विजिबल रीजन है ना, इसके अंदर भी एक काफी सारी रेज हैं अलग अलग प्रकार की। विजिबल क्यों बोला, क्योंकि ये ह्यूमन आई को डायरेक्टली दिखती है, हम और इन वेव्स को अपनी आईज से नहीं देख सकते। बच्चे इसके अंदर आ जाती है विबग्योर, जी हाँ, जो आपने बचपन में पढ़ा था विबग्योर के बारे में, ठीक है। क्या है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। गॉट इट, गॉट इट। तो भाई अब आप ध्यान से सुनना बच्चे, जब आप इस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे ना तो यहाँ पे जाने से लेमडा बढ़ता है, और लेमडा बढ़ेगा तो भाई फ्रीक्वेंसी घटेगा। क्यों, क्योंकि सी बराबर न्यू लेमडा बताया है, तो जो न्यू है वो सी बाई लेमडा, यानी ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से लेमडा बढ़ रहा है तो न्यू आपका घट रहा है। वेरी इजी एंड सिंपल थिंग। ध्यान से सुनो, यहाँ से सवाल आया हुआ है PYQ, ठीक है। हाँ चलो मैं ना आपको ना दिखा भी दूं क्या इसको एक बार, यार ये जूम नहीं हो रहा है। ये पूरा ना एनसीईआरटी का डेटा था, ये आपको दिख रहा है क्या? चलो कोई बात नहीं, जूम नहीं हो रहा है, मैं ना आपको वैसे ही बता देती हूँ नॉर्मल तरीके से, ठीक है। अब आपको इतनी चीज समझ में आ गई है ना। अब आप एक बात और सुन लो कि भाई ये जो वॉयलेट से रेड है ना, इधर भी रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, और इसका जो वेवलेंथ है दैट इज 400 नैनोमीटर, और ये चलती है 750 नैनोमीटर तक की रेंज है ये पूरी की पूरी। क्या रेंज है विजिबल स्पेक्ट्रम की? 400 से 750 नैनोमीटर, ठीक है। ये भी चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो नाउ आई विल टेल यू अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स, जो कि मैं ऑलरेडी आपको ऊपर डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। इतनी ही प्रॉपर्टीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, बस वो ध्यान रखना जो आपका विजिबल और वो सारी जो रेज बताई है। मैं एक बार फिर से ना ट्रिक बता देती हूँ क्या थी, एक बार आप भी रिवाइज कर लो। क्या था, रश्मिका मंदना इज वेरी अल्टीमेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक सेकेंड, गर्ल, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्ल। अल्टीमेट ये क्या है, यूज रश्मिका, अरे भाई ये तो W था ना, सॉरी R था ना। हाँ तो ये क्या है, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल, UV, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ठीक है। और विजिबल रेज के अंदर क्या पड़ता है आपका, कि विबग्योर, VIBGYOR। बच्चे ये जो है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर की रेंज में जाके पड़ता है, याद रहेगा।
चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आते हैं हम स्पेक्ट्रम। भाई ये स्पेक्ट्रम होता क्या है? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना कि स्पेक्ट्रम, सपोज मैंने क्या लिया, मैंने ना एक व्हाइट लाइट, जो कि फिलहाल मैंने यहाँ पे पिंक कलर से दिखाई है, तो मैंने व्हाइट लाइट ना किस पे फेंकी? प्रिज्म पे फेंकी। ये देखो, ये है मेरा प्रिज्म, मैंने इस पे आपकी व्हाइट लाइट फेंकी, तो मैंने देखा ये जो व्हाइट लाइट है ना, ये स्प्लिट कर गई प्रिज्म पे जाके, ये स्प्लिट कर गई। और जब मैंने इनको, इनकी जो रेज है उनको पढ़ा, उनको देखा, तो मैंने देखा कि ये जो रेज है ना, ये अलग अलग कलर की है। यानी विबग्योर यहाँ पे आके आपका लाई कर रहा है। ये क्या है? मेरा विबग्योर। एंड इन कलर्ड बैंड्स को या कलरफुल रेस को या कलरफुल बीम ऑफ लाइट को ही क्या बोला मैंने? स्पेक्ट्रम। क्या बोल दिया स्टूडेंट? इसी को मैंने स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम क्या है? अ कलर्ड बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अ कलर्ड बीम ऑफ लाइट ही मेरा क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अभी देखना, जब आप इस पे व्हाइट लाइट आपने डाली, तो भाई प्रिज्म ने देखो उसको कितने मल्टीपल कलर्स में डाल दिया, दैट इज विबग्योर। देखो नीचे से ऊपर देखो, विबग्योर आपको दिखेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है, देखो आप देखोगे भाई, ये व्हाइट लाइट अगर सीधी जाती इस तरीके से, लेकिन जो कि हुआ नहीं, तो आप इससे और इसका, मैं ना पहले रब कर लू सारा, आप देखोगे यहाँ से, और वॉयलेट का एंगल है थीटा, है ना, थीटा। अब मैंने कहा एक काम करो यार, अब आप ना एंगल देखो, रेड से रेड वाला एंगल देखो, ये भी थीटा थीटा ही बोल दो। तो भाई एक बात बोलो, यहाँ पे हमने कंक्लूड किया कि जितना ज्यादा थीटा होगा भाई, वेवलेंथ उतनी ही कम होगी, या जितना कम थीटा होगा वेवलेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। और ये सच बात है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि जब हम विबग्योर अभी ऊपर मैंने पढ़ाया था, ऐसे जाने पे वेवलेंथ बढ़ती है। यानी कि स्टूडेंट्स, रेड की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है, और इस अकॉर्डिंग अगर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो उसका एंगल भी कम होगा सबसे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चे थीटा क्या है मेरा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आई थिंक यू विल रिमेंबर इट, है ना। और देखो यहाँ से भी वो प्रूफ हो गया कि जितना कम एंगल उतना ही ज्यादा वेवलेंथ, तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन इज सेइंग द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इन्होंने आपको क्या दिया है बच्चे? फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 1368 हर्ट्ज दिया है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ट्रांसमिटेड, नॉट ट्रांसमिटेड, एमिटेड बाय ट्रांसमीटर। आपको क्या निकालना है बच्चे? वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और विच पार्ट ऑफ द इट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग टू। तो ये तो बहुत आसान है, एनसीईआरटी का सवाल है भाई। C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा है ना, C पता है आपको, आपको लैम्डा निकालना है। तो भाई लैम्डा कैसे निकालोगे बताओ जल्दी से? लैम्डा बराबर क्या होगा? C बाय न्यू, एंड C क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8, और न्यू क्या है? 1368। भाई इसको ये किलो हर्ट्ज में, अच्छा ये ना स्टूडेंट्स किलो हर्ट्ज में दिया है उन्होंने, तो आप प्लीज इसको हर्ट्ज में कर लेना। कैसे करोगे हर्ट्ज में? 1368 इंटू 10 की पावर 3 हर्ट्ज। ठीक है, तो इंटू 10 की पावर 3। तो बच्चे जब आप यहाँ पे सॉल्व करोगे, आपको लगभग इतना आंसर आएगा कि वेवलेंथ इतनी आई है। एंड आप देखना, जो मैंने ऊपर डायग्राम दिखाया था ना, वहां पे जूम नहीं हो रहा था, तो अभी भी नहीं होगा। आप एक बार ना एनसीईआरटी की बुक ओपन करके देखना, तो वहां पे आप देखना, ये ना आपको रेडियो वेव्स के रीजन में वेवलेंथ देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बार अपनी एनसीईआरटी प्लीज ओपन करके चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सी बात है, बहुत ही आसान, बस आपको वो नंबर देखना है एंड यू विल फाइंड इट देयर। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। चलो आंसर देख लो भाई, आंसर 213 एंड रेडियो वेव में ये बिलोंग करता है। चलो नाउ नेक्स्ट मूव। देखो मैंने अच्छा यहाँ पे ना लगाया भी हुआ है, आप देखोगे ना, ये देखो, ये तो है 10 की पावर 2 यानी 100, यानी वो हमारा आया लगभग 200 के आसपास। तो भाई 100 और इसके बीच में पड़ेगा, और इसके बीच में देखो रेडियो वेव्स ही है सारी, ये सारी की सारी रेडियो वेव्स ही है। ठीक है, चलो now we have next question, what it's saying calculate करो वेव नंबर। ठीक है भाई, वेव नंबर निकालना है, ये रहा। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, येलो रेडिएशन की निकाल लेंगे, जिसकी वेवलेंथ कितनी दी है?
वेवलेंथ दिया है कितना 5800 एंगस्ट्रॉम। तो कैसे निकालोगे बताओ? फॉर्मूला आपको आता है, एक ही फॉर्मूला हर बार चिपका दो। क्या है वो फॉर्मूला? C बराबर न्यू लैम्डा। तो भाई हमें निकालना है पहले फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? C बाई लैम्डा से। तो भाई पहले एंगस्ट्रॉम को कर लेना मीटर में, है ना, मीटर इज आवर एसआई यूनिट। तो कैसे लिखोगे? 5800 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये कैसे आ गया? अरे भाई एक एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ठीक है। चलो, तो यहां से समझ में आ गया। हाँ, तो C क्या है? 3 इंटू 10 की पावर 8। लैम्डा क्या है? 5800 इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 मीटर। तो स्टूडेंट्स अब बस याद देखो, सॉल्व करने का पार्ट है, तो सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट लगभग इतना आंसर। सेकेंड इनवर्स या बोल दो हर्ट्स, है ना। देखो यही आपका फाइनल आंसर भी है। क्लियर है? अब उन्होंने क्या बोला है निकालने के लिए? वेव नंबर। तो भाई वेव नंबर में क्या है, क्या इतनी बड़ी मुश्किल है? वेव नंबर भी आप निकाल सकते हो। बताओ कैसे निकालोगे? मैंने बताया था ना, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा उसने दिया है कितना? चलो निकाल के दिखाती हूँ। यार नीचे तो जगह ही नहीं है। एक काम करते हैं, एक सेकेंड, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको ना छोटा कर लेते हैं। अभी सही है ना? हाँ। तो भाई अभी देखो क्या है, वेव नंबर निकालना है। तो वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। लैम्डा कितना दिया है? 5800 इंटू 10 की पावर -10। तो स्टूडेंट जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, यू विल गेट लगभग 10 की पावर 4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये देखो यही आपका आंसर भी है। ठीक है, समझ में आया? आसान है ना यार, ये तो निहायत ही आसान चीज है। ठीक है, बस आप तो कॉन्सेप्ट समझो, सॉल्व करके देखना। सॉल्व मैंने तो डायरेक्ट कर रही हूँ सॉल्व, बट आप एक बार कॉपी पेन चलाना, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से, तब नहीं आएगा समझ में। कॉपी पेन चला के देखना। नेक्स्ट इज फिनोमिनन एक्सप्रेस्ड बाय वेव नेचर। हाँ, तो भाई अब देखो एक बात बताती हूँ कि बॉहर ने वेव्स को पढ़ा, डिटेल में पढ़ा, अभी उन्हीं पे बेस्ड आगे समझाएगा अपने मॉडल को। अब उसका जो मॉडल था ना, वो टोटली वेव के बेस्ड पे था, लेकिन बाद में मुझे पता चला जो कोई भी रेडिएशन है वो वेव नेचर भी एक्सिस्ट करती है और पार्टिकल नेचर भी। अभी मुझे पता है आपको समझ नहीं आ रहा कि पार्टिकल नेचर अब कहाँ से आ गया, कोई नहीं, अगली क्लास में आ जाएगा। बस अभी सुन लो कि बॉहर का मॉडल, अभी तो खैर मैंने बॉहर मॉडल भी नहीं पढ़ाया, अभी तो पहले बॉहर पढ़ाऊंगी आपको। तो भाई बॉहर का जो मॉडल था ना, वो वेव के फॉर्म में बेस्ड था, कि जो वहां पे अपन वेव पढ़ते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन हम कर पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई, जैसे आपने अगर याद हो इंटरफेरेंस, या वैसे तो अभी आप पढ़ोगे, ये 12th में टीचर्स पढ़ाते हैं, एक्चुअली ये फिजिक्स का पार्ट है, नॉट केमिस्ट्री। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। रिफ्लेक्शन, ये भी आप फिजिक्स में पढ़ते हो। एंड रिफ्रैक्शन, तो भाई ये सारी की सारी चीजें ना फिजिक्स का ही पार्ट है, आप फिजिक्स में पढ़ते हो। तो इन चारों चीजों को हम वेव नेचर से समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स कुछ चीजें ऐसी थी जो कि आप वेव नेचर से नहीं समझ सकते। जैसे अभी स्टार्ट करेंगे अगली क्लासेस में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कुछ चीजें हैं जो अपन नहीं पढ़ सके वेव नेचर से, फिर हमने उनको किस तरीके से पढ़ा, फिर हमने उनको पढ़ा पार्टिकल नेचर से। ठीक है, अभी ज्यादा नहीं बताऊंगी, आगे आने वाली क्लासेस में अपने आप जब एक कड़ी से एक कड़ी जुड़ती रहेगी आपको समझ आता रहेगा, वरना आज कंफ्यूज हो जाओगे सारा बता दिया तो। देखो भाई, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन तो पढ़ा है ना आपने, कि भाई कोई लाइट हमने मिरर पे फेंकी, इस डायरेक्शन में गई, इसी से वो वापस आ गई, तो ये क्या पढ़ा है हमने? रिफ्लेक्शन, है ना। अब मैं आपको एक बात और बताऊं भाई, रिफ्रैक्शन क्या होता है? जैसे भाई ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर में से कोई लाइट आपने इधर से डाली, तो भाई पानी से ना, पानी ने उसको सीधी नहीं जाने दिया, ना ही उसे रिफ्लेक्ट किया, ना तो ये हुआ ना ये हुआ, बस उसको क्या कर दिया, किसी एंगल से देखो बेंड करके भेजा, है ना। तो ये हो गया क्या आपका रिफ्रैक्शन, ये भी फिजिक्स का पार्ट है, अभी इनका हमें इससे कोई मतलब नहीं है। अब मैम डिफ्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा सुन लो भाई। किसी होल में से जब लाइट आ रही होती है तो वो सीधी नहीं आती, जब उसमें से वापस आती है वो थोड़ी सी ना मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। भाई मैम इंटरफेरेंस भी छोटा सा बता दो। तो स्टूडेंट्स इंटरफेरेंस क्या होता है? जब कोई दो वेव्स आ रही है, देखो कोई दो वेव्स है,
अब ये दो वेव्स जब सेम फेज में है, सेम फेज का मतलब है जब जिधर इसका ये क्रेस्ट है उधर ही इसका ये दूसरी वाली का क्रेस्ट है, जिधर नीचे वाली का ट्रफ है उधर ही नीचे वाली का ट्रफ है। तो भाई जब ये आपस में ओवरलैप करती हैं तो इनके जो ये क्रस्ट और ट्रफ है ना भाई, ये जुड़ के बड़े बड़े हो जाते हैं। देखो कितने बड़े हो गए, और पहले कितने से थे, फिर देखो कितने ज्यादा जुड़ गए। समझ में आए? तो इसको बोलते हैं हम इंटरफेरेंस। मतलब ये भी एक टाइप का, इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ना, बिलीव मी, कोई आपसे ये सब नहीं पूछेगा, ये सारी की सारी बातें फिजिक्स की है। बस मैंने लिखवा दिया इस स्लाइड में, तो मेरा फर्ज है कि हर इस स्लाइड में, एवरी स्लाइड में जो भी लिखा है वो मेरे बच्चे को समझ में आना चाहिए, इसीलिए थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, अगर आप भूल भी जाओ तो मुझे कोई लोड नहीं है, आप भूल भी जाओ तो ठीक है। ये सब क्योंकि फिजिक्स में ना आप पढ़ते हो, वो भी 12th का पार्ट है यार, है ना। 12th में अपन इन सब चीजों को पढ़ते हैं। थोड़ा सा प्लीज पेशेंस रखो, एकदम से हाइपर मत होना कि ये तो हमने आता ही नहीं, आता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चे एक और इंटरफेरेंस होता है, उसको बोलते हैं डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या नाम है उसका? डेस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। भाई इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये वेव जो है ऐसी है, तो वहां पे जो वेव आएगी वो ऐसे उल्टी आएगी। यानी कि स्टूडेंट्स इसका जो क्रस्ट है वो ऐसे ऊपर नीचे होंगे, और इसका जो ट्रफ है वो भी अपोजिट होंगे। जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगी, ज्वाइन होंगी, तो भाई इसका जो ये क्रस्ट है इसको कैंसिल करेगा, और ये जो है ना, ये असलियत में ऐसे छोटी वेव बन जाएगी। ठीक है, ऐसी वेव छोटी बन जाती है। अब ठीक है, अब आप इनको भूल जाओ, ये जो इस स्लाइड में ये जो मैंने लिखा है ना, यू जस्ट फॉरगेट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि ये हम पढ़ने वाले हैं कहां पर, ये हमारा पार्ट है किसका? फिजिक्स का। गॉट इट? चलिए, तो बच्चे अब वेव नेचर से हमें इतना ध्यान रखना है, बॉहर ने वेव नेचर को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को समझा, और उसी पे बेस जब भी कल उसने मॉडल देगा वो मैं आपको समझाऊंगी। एंड उसने वेव नेचर पे बेस्ड उसने तो दिया, लेकिन आगे की जो चीजें थी वो हम वेव नेचर से नहीं समझ पा रहे थे, तो बाद में पार्टिकल नेचर भी इंट्रोड्यूस हुआ। तो हमारा जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो ये आएगा कि हर रेडिएशन या हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। लेकिन कुछ फिनोमिनन, कुछ केमिस्ट्री या फिजिक्स के फिनोमिनन हम उसके वेव नेचर से समझते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव नेचर से समझते हैं, एंड ऑन द सेम हैंड कुछ उसके प्रोसेस किसके, केमिस्ट्री और फिजिक्स के, हम पार्टिकल नेचर से समझते हैं। तो वेव नेचर से जो प्रोसेस हम समझते हैं वो मैंने लिखवा दिया, हमारे किसी काम का नहीं है। आज भूल जाओ क्या, अभी भूल जाओ, मैं तो कह रही हूँ। लेकिन जो पार्टिकल नेचर से समझे, दैट वाज ये वाले फोटो इलेक्ट्रिक एंड ब्लैक बॉडी, एंड डेफिनेटली ये मैं आपको कल की क्लासेस में और ज्यादा क्लियर करूंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चे पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं। चलो बाय बाय।